नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आप हमारे साथ हैं इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने के लिए। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो सेशन को पूरा लास्ट देखिएगा। आई होप इस सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि आज का हमारा जो सेशन होने वाला है, इस सेशन में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपका जो एवरेज कास्ट है, वो एवरेज कास्ट का जो शेप है एक्चुअल में यू होता नहीं है, लेकिन यू उसको हम कह देते हैं। तो जो एवरेज कास्ट का जो शेप है यू आकार का जैसे लगता है, तो वो एक्चुअल में होता क्यों है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या रीजन है उसके पीछे जो उसका शेप यू के जैसे दिखता है, ठीक है ना। दोस्तों, आपके सामने ये टाइटल लिखा हुआ है एसी यानी एवरेज कॉस्ट, और ये जो आपका एवरेज कॉस्ट है, इसी को एवरेज कॉस्ट को हम बोलते हैं औसत लागत, ठीक है। और यहाँ पर टाइटल आपको पूरा दिख रहा होगा कि जो आपका एवरेज कास्ट है उसका यू आकार का होता है क्यों, मतलब आपका जो एवरेज कास्ट है वो यू आकार का क्यों होता है, ठीक है ना। इन जनरल हम इसको यू आकार का बोल देते हैं। अब आगे देखिए इसका रीजन क्या है यहाँ पे कुछ रीजन्स लिखे गए हैं, जिस रीजन्स के द्वारा इसका जो शेप है यानी एसी का जो शेप है वो यू आकार का होता है। तो इसमें सबसे पहले आपका जो रीजन यहाँ पे बताया जा रहा है वो रीजन ये है कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। आपका जो एसी है वो एसी अगर यू आकार का है तो उसमें जो रीजन है, सबसे पहला कारण जो है उसका उस तरह बनने का परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के कारण ही आपका जो यू आकार का एसी वक्र है, एसी कर्व है, वो बनता है, ठीक है। सबसे पहली चीज में कुछ बता देता हूँ आपको कि जो आपका ये परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है ये अल्पकाल में काम करता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, परिवर्तनशील जो अनुपात का नियम है इसके 3 स्टेज होते हैं, 3 प्रकार की इसके अंतर्गत टाइप्स होते हैं। पहले टाइप जो होती है वो होती है बढ़ता हुआ परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, पहला होता है। और दूसरा स्थिर या समता प्रतिफल का नियम या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, ठीक है। और वहीं पर तीसरा आपका जो हो जाता है वो घटता हुआ या ह्रासमान परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, यानी ये जो यू शेप बना हुआ है, यानी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये दोनों आपका एसी है, यहाँ भी एसी है, यहाँ भी एसी है। आपका कर्व कुछ इस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है। मतलब कहने का है कि इस तरीके से भी आप बना सकते हैं और इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। दोनों जो कर्व है वो इस तरह ये बयां कर रहा है। शुरू में ध्यान से समझिएगा, इसी वक्र को मैं लेके समझा रहा हूँ। आपका नियम के अनुसार क्या बताता है, शुरू में आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है, धीरे धीरे आपका एवरेज कॉस्ट कम होता जाता है प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ। बढ़ता हुआ परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, ध्यान से समझिए। शुरू में ध्यान से देखिए, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपका एवरेज कॉस्ट क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, ठीक है। ये एवरेज कॉस्ट यहाँ पे डाउन हो रहा है। ये एवरेज कॉस्ट डाउन होने का मतलब है कि आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो आपका एसी क्या होगा, वो घटेगा। और यहाँ पर पहुंचने के बाद ये क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। यानी यहाँ तक कौन सा नियम काम किया, बढ़ता हुआ परिवर्तनशील अनुपातों का नियम काम किया। और जब यहाँ पहुंचे आप, यानी कोई प्रोड्यूसर भी यहाँ पहुंचता है, इस पॉइंट पर पहुंचने पर उसका जो कौन सा नियम लागू हो जाता है, परिवर्तनशील अनुपातों का दूसरा नियम यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। यानी कौन सा नियम, अस्थायी या समता परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, ठीक है ना। यानी यहाँ पर, और दूसरी चीज यहाँ पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें ये बताता है, यानी ये पॉइंट अपने आप में ये बयां करता है कि ये पॉइंट, इस पर आपकी जो एवरेज कास्ट है वो मिनिमम है, मतलब सबसे कम है। और उस पॉइंट पर आपका जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो मैक्सिमम है। और मैंने आपको पहले ही यानी लास्ट सेशन में मैंने आपको यही बताया था कि इस पॉइंट पर आपकी जो एवरेज कास्ट है वो मिनिमम है, और जो आपका प्रोडक्शन है यानी आउटपुट है वो क्या है, ऑप्टिमम आउटपुट है। ऑप्टिमम आउटपुट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यानी सबसे कम लागत पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, वो आपका ऑप्टिमम प्रोडक्शन है या ऑप्टिमम आउटपुट है। अब यहाँ पर आपका सेकेंड लॉ लग गया। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ जैसे ऊपर जाएंगे क्या होगा, उत्पादन की मात्रा बढ़ाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपका यहाँ पे ह्रासमान नियम लागू हो जाएगा, यानी ह्रासमान परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, ठीक है ना। एवरेज कॉस्ट को तो बढ़ाते जाते हैं, एवरेज कॉस्ट आपकी बढ़ती जाती है, लेकिन उसके तुलना में आपका प्रोडक्शन क्या होता है, कम होता चला जाता है। डॉट लाइन से आप इसको देखेंगे तो आपका कॉस्ट तो एक्चुअल में बढ़ रहा है, लेकिन आपका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इतना इंक्रीज हो रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हो रहा है। लेकिन वहीं पर आपका जो एसी है वो अपवर्ड भाग रहा है, अपवर्ड क्या है, बढ़ रहा है। अपवर्ड बढ़ने का मतलब है ये एवरेज कॉस्ट तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसकी तुलना में आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है। यानी आपका एवरेज कॉस्ट क्या है, वो बढ़ रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, प्रोडक्शन में ह्रास हो रहा है, घट रहा है। इसलिए यहाँ पर आपका परिवर्तनशील अनुपातों का जो तीनों नियम है, तीनों टाइप्स है, वो यहाँ पर एक्टिव होती है। यही रीजन है जिसकी वजह से आपका जो यू शेप होता है एसी कर्व का, वो इसीलिए होता है। आई उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या रीजन है। पहला रीजन आपने समझ लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं दूसरे रीजन की। वहाँ पर दूसरा रीजन क्या है, आंतरिक वस्तुओं के द्वारा। आंतरिक वस्तुओं का जो आधार माना गया है एसी जो कर्व है उसका यू आकार का शेप होना, यहाँ पर इसको प्रोफेसर चैम्बरलेन सर ने कहा है। प्रोफेसर चैम्बरलेन सर ने कहा कि आंतरिक वस्तुओं का द्वारा यानी आंतरिक बचत ऐसा रीजन है जिसके द्वारा बहुत ज़्यादा रोल करता है ये अदा किसमें, एसी का जो यू शेप है उसको बनाने में। प्रोफेसर चैम्बरलेन सर ने कहा है कि अगर एसी वक्र यू आकार का है तो उसमें सबसे बड़ा रोल इसका है, आंतरिक बचत का। ठीक है, आंतरिक बचत क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंटरनल इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमीज। ठीक है, आप ध्यान से समझिए कि आंतरिक बचत का मतलब होता क्या है। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी फर्म है, ठीक है, कोई भी फर्म है, ये शुरू में मान लीजिए फर्म है, शुरू में जब भी कोई भी फर्म है वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है। ठीक है, जब प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके पास नई नई मशीनें आई होंगी। जब नई नई मशीनें आई होंगी, नए नए लेबर आए होंगे, तो शुरू में क्या होगा, जो आपकी मशीनें वो तो अस्थायी पूंजी है, वो तो क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है, यानी फिक्स, उसको आप सोर्स बोल सकते हैं। तो जब वो अस्थाई आपका साधन है और जो आपका परिवर्तनशील साधन लग रहा है, यानी परिवर्तनशील साधन का मतलब है आपके लेबर, कच्चे माल, और उसके बाद अगर पानी की जरूरत होती है वो, ये सब क्या है आपके, ये वेरिएबल फैक्टर है। और वेरिएबल फैक्टर पर जो भी पैसे खर्च होते हैं, ठीक है, यानी लेबर को, कच्चे माल को, और इस तरीके से आप जो पानी का प्रबंधन कर रहे हैं और कुछ टूटी फूटी ज़रूरतें जो आपको बीच बीच में पड़ जाती हैं, ये सब आपके वेरिएबल फैक्टर हैं। इनके ऊपर जो भी आप खर्च करते हैं ना, उसको बोलते हैं आपका वेरिएबल कॉस्ट, यानी परिवर्तनशील लागत। ठीक है ना, अब ध्यान से समझिए। तो आपने क्या किया, स्थिर साधन है, वेरिएबल फैक्टर आपने यहाँ पे लगाया, तो क्या होगा, जब भी आप वेरिएबल फैक्टर को लगाएंगे तो इस स्थिर साधन का शुरू में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम मशीनों का यूज करते हैं। और आपको पता ही है, जब मशीनों का ज़्यादा से ज़्यादा यानी उसका अधिकतम प्रयोग किया जाएगा, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है, जब ज़्यादा कैपेसिटी यूज होगा, मशीन की पूरी कैपेसिटी का यूज होगा, तो जाहिर सी बात है आपकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, पर यूनिट आपकी कॉस्ट, यानी जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी आप बना रहे हैं, उसकी क्या होगी, लागत कम होगी। ऐसे समझिए, जैसे ये फर्म है, इस फर्म में मान लीजिए कि आप जो है मेज बना रहे हैं, सपोज दैट मेज बना रहे हैं। अब ये मेज जो है मशीन से मान लीजिए बन रही है। अब जब ये मशीन से मेज बन रही है तो जाहिर सी बात है, जो मशीन है मेज की जो बनाने वाली है, उसकी कैपेसिटी मान लीजिए कि एक दिन में 1000 मेज बनाने की है। ठीक है, क्या करना है, एक दिन में 1000 मेज की बनाने की है। शुरू में मान लीजिए कि जब भी प्रोडक्शन थोड़ा हो रहा था, मान लीजिए कि 500 प्रोडक्शन हो रहा था, तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कास्ट है, वो कहीं ना कहीं इसकी कैपेसिटी 1000 है, लेकिन आप 500 का प्रोडक्शन कर रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, तो इसकी कैपेसिटी से इसका यूज कम कर रहे हो। तो जब इसकी कैपेसिटी से इसका यूज कम करोगे तो जाहिर सी बात है आपकी कॉस्ट तो ज़्यादा आएगी, लागत आपकी ज़्यादा आएगी। लेकिन वहीं पर अगर आप इस 1000 की इसकी कैपेसिटी है पूरा का पूरा यूज कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपकी जो पर यूनिट कास्ट होगी, ठीक है, प्रति इकाई जो आपकी लागत होगी वो कम होगी। वैसे भी ऐसे जनरली एग्जांपल दे ले लो, आपके बहुत सारे पास पड़ोसों में, आपके मार्केट में आपने बहुत सारा देखा होगा, जब भी कोई बिजनेसमैन है, कोई प्रोड्यूसर है, जब वो मार्केट में नई नई दुकान को लगाता है, अगर वो थोड़ा मोड़ा बिजनेस करता है, नहीं थोड़े सामान को लाता है, बेचता है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होती है। यानी कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा अगर नुकसान हो गया उसको दुकान में, तो क्या होगा, उसको कहीं ना कहीं उसके माइंड में हेडेक आ जाता है, यार कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर वो ह्यूज प्रोडक्शन करता है, यानी ज़्यादा अपने यहाँ माल मंगाता है, तो जब ज़्यादा माल मंगाएगा तो क्या होगा, उसकी आंतरिक बचतें होंगी। यानी वहीं पर जब भी वो माल लाता था, किसी व्हीकल से लाता होगा, जब व्हीकल से लाता होगा तो मान लीजिए व्हीकल को 50 रुपये दे करके माल को लाता होगा। लेकिन जब मान लीजिए शुरू में 50 अगर माल लाता होगा, 50 यूनिट माल लाता होगा, तो 50 रुपये उस व्हीकल वाले को देना पड़ता था। जब वो माल और ज़्यादा लाएगा, यानी 50 से बढ़ करके 100, 1000, 500, मतलब 1000, 2000 इस तरह माल आता है, तब भी उसको व्हीकल को जो किराया है वो 50 रुपये ही देने होते हैं। तो आपके कहीं कहीं माइंड में आ रहा होगा कि जब आप कम माल ला रहे थे अपने दुकान पर बेचने के लिए, तब भी आपको 50 रुपये देने पड़ रहे थे, या अब जब आप एक्स्ट्रा माल ला रहे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सामान ला रहे हैं बेचने के लिए, तब भी आपको 50 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात से आभास हो रहा होगा, इस बात से आपको प्रतीत हो रहा होगा कि क्या हो रहा है, आपकी कॉस्ट क्या है वो कम पड़ रही है। यानी आपकी जो लागत है 50 रुपये, वो कहीं ना कहीं आप जितना सामान ला रहे हैं उसके अपेक्षा कम दिख रही है। इसीलिए बोला जाता है कि शुरू में जब भी कोई भी उत्पादक है वो ज़्यादा माल मंगाता है अपने यहाँ, तो उसकी पर यूनिट कास्ट कम होती है। उम्मीद है समझ में आया होगा कि आंतरिक बचतों का मतलब क्या होता है। अब ये आंतरिक जो बचतें हैं वो यहाँ पर 4 प्रकार से निकल के आती हैं। मतलब आंतरिक बचतों को हम 4 प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपकी आंतरिक बचतें 4 प्रकार से कैसे कैसे बचतें मिलती है, कहाँ कहाँ से मिलती है, समझना, ध्यान से समझिए।
आपका पहला है तकनीकी बचत। अब तकनीकी बचत क्या होती है, इसको जानते तो सब लोग हो, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है, लेकिन ये जो वर्ड है ना टेक्निकल इकोनॉमीज़, ये वर्ड अपने आप में कहता है कि मैं ज़्यादा कठिन हूँ, मुझे नहीं समझ पाओगे, लेकिन हमारे आपकी बस के ऐसा क्या है जो नहीं कर पाएंगे। फिलहाल के लिए हम इसको समझाते हैं, ये तकनीकी बचत होती क्या है, ठीक है। आप उससे कहीं ना कहीं रूबरू होंगे, आप अभी मैं जो एग्जाम्पल बताऊँगा आप उसको रिलेट कर पाएंगे कि हाँ एक्चुअल में यही क्या तकनीकी बचत है। जी बिल्कुल, देखिए एग्जाम्पल समझिए तकनीकी बचत कैसे होती है, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई बस है, ठीक है, ये क्या है आपकी बस है, ये बस फिलहाल के लिए एक मंजिला है। अब एक मंजिला बस का मतलब जो आम लोग देखते हो, यानी हम आप लोग देखते हैं एक मंजिला ऐसे जाती है, ठीक है, वो एक मंजिला बस है। अब एक मंजिले बस में जो भी यात्री यहाँ पे बैठ सकते हैं वो बैठेंगे, लेकिन तकनीकी बचत कैसी होगी, जब यही बस यानी ये बस को खरीद करके हम दूसरा बस लें, और दूसरा बस कैसा होगा, वो दूसरा बस होगा 2 मंजिला होगा। कितने मंजिला होगा, 2 मंजिला। अगर जब ये बस 2 मंजिला होगा तो आपके पेट्रोल तो लगभग उतने ही लगेंगे, थोड़ा मोड़ा अंतर आ सकता है, ठीक है, या डीजल थोड़ा मोड़ा लगता है, जो भी इसमें फ्यूल लगेंगे। तो क्या होगा, अगर आप एक बस और लेते हैं, यानी एक बस 2 बस हो गया। जब ये 2 बस होगा कहीं ना कहीं इसकी कॉस्ट जो है ज़्यादा आएगी, लेकिन अगर उसकी तुलना में हम एक ही बस को लें लेकिन वो 2 मंजिला हो, जब 2 मंजिला बस होगा तो उसमें यात्री भी ज़्यादा आएंगे और आपकी वहाँ पर कॉस्ट क्या होगी, कम आएगी। किसकी तुलना में, 2 बस लेने की तुलना में। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं आपने क्या किया, टेक्निकल बचत किया। टेक्निकल इकोनॉमीज़ है जो, यानी तकनीकी बचत है, आपने टेक्नोलॉजी में क्या किया, चेंज कर दिया, आपने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, नई तकनीकी को ग्रहण किया है। ऐसे और एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए कि किसी को कोई घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए फिलहाल मान लीजिए मिट्टी की ज़रूरत होती है, ठीक है, मिट्टी को वहाँ पर समतल करने के लिए मिट्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मिट्टी लाने के लिए मान लीजिए कि आपने 100 यानी 100 मजदूर आपने लगा दिया, मिट्टी को जो खुदाई करेंगे ढो करके लाके आपके घर पे रखेंगे। तो क्या किया, तो मिट्टी को क्या किया, 100 मतलब 100 आदमी यानी 100 मजदूर आपने लगाया। तो ये जो 100 मजदूर आपके लगेंगे, हो सकता है कि 100 मजदूर दिन भर में आपकी कम से कम आपकी मिट्टी को वहन कर पाएँ, कम मिट्टी ले जाकर के आपके घर पर पहुँचाएँ। लेकिन वहीं पर आप क्या करेंगे, इस 100 मजदूर को हटा देंगे, 100 मजदूर को हटा करके एक मशीन लाएंगे, ठीक है। एक मशीन जब लाएंगे तो ये मशीन क्या करेगी, 100 मजदूर का स्थान ले लेगी, और ये मशीन कार्य करने की क्षमता भी ज़्यादा होती है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ये जहाँ पर ये अगर दिन भर में मान लीजिए कि अगर इसको मान लें कि 50 जो है यहाँ 50 ट्रॉली अगर भर रहे हैं, ठीक है, दिन भर में, तो ये जो मशीन है 50 ट्रॉली से ज़्यादा काम कर देगी। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, टेक्नोलॉजी को आपने क्या किया, चेंज किया है। टेक्नोलॉजी को चेंज करने यानी आज जहाँ पर आपके 100 मजदूर लग रहे थे वहीं पर आपने मजदूर के स्थान पर मशीन लगा दिया। तो मजदूर जो हटा दिया, मशीन लगा दिया, तो क्या किया आपने, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन किया, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया। तो टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव करने के द्वारा आपको किसकी बचत होगी, तकनीकी की बचत होगी। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखा होगा। आगे देखिए, अगला क्या है आपकी है प्रबंधन बचतें। आपका किस प्रकार से मैनेजमेंट इकोनॉमीज होती है, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई फर्म है, इस फर्म में कोई भी वस्तु बन रही है, ठीक है, बन रही है। जब ये वस्तु फर्म बनेगी, मान लीजिए कि अभी फिलहाल ये वस्तु जो है कम बन रही है, तो इस वस्तु को जो कम बन रही है इसको देखने के लिए एक मैनेजर की जरूरत होती है जो इसका देखभाल करेगा, मैनेज करेगा। वहीं पर अगर मान लीजिए कि ये फर्म ज़्यादा उत्पादन कर रही है, ज़्यादा उत्पादन करने का मतलब पहले जहाँ कम करती थी अब ज़्यादा उत्पादन कर रही है, अब ये ज़्यादा अगर उत्पादन करेगी तो यही मैनेजर जहाँ पहले कम वस्तु को मैनेज करता था अब यही मैनेजर ज़्यादा वस्तु को मैनेज करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये जब वस्तु कम उत्पादन हो रहा था उसका मैनेजर मैनेज कर रहा था, तो मान लीजिए कि उसको 1000 रुपये पर मंथ वो कमा रहा था। जब ज़्यादा वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो यही मैनेजर इस ज़्यादा वस्तु का मैनेज करेगा, तो क्या होगा, तब भी उसको 1000 रुपये सैलरी होगी। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि आपका जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो आपका यानी प्रबंधन बचतें प्राप्त हो रही हैं। यानी अगर कम उत्पादन हो रहा है तब भी वही मैनेजर देखभाल कर रहा है, ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तब भी वही मैनेजर उसको देखभाल कर रहा है उतनी ही सैलरी में। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि इस प्रकार से ये क्या होता है, प्रबंधन बचतें हो जाती हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपका जो अगला टाइप है श्रम संबंधी बचतें। श्रम संबंधी बचतें कैसे निकलती हैं? श्रम संबंधी जो बचतें हैं वो विशिष्टीकरण से निकलती हैं। विशिष्टीकरण का मतलब क्या होता है? विशिष्टीकरण करने का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी मजदूर हो, उसको जो है उसकी योग्यता के अनुसार कार्य को दे देना। नहीं समझ में आया, आगे समझते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये कोई फर्म है, इस फर्म में बहुत सारे वर्कर्स काम करते होंगे। ठीक है,
बहुत सारे यहाँ पर मजदूर काम करते होंगे। जब इस फर्म में बहुत सारे मजदूर काम करते होंगे तो जाहिर सी बात है अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लोग लगेंगे, और ज़्यादा लोग लगेंगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही मजदूर सारे काम को देखेगा, तो अलग अलग मजदूर जो होंगे वो अलग अलग काम को करेंगे। जो मजदूर अलग अलग काम को करते हैं, एक ही काम को, मतलब कोई अगर क्या कहते हैं सिलाई का काम हो रहा है, कपड़े का काम हो रहा है, तो कोई कपड़े को इकट्ठा करने में लगेगा, कोई उसको काटने में लगेगा, तो मतलब अलग अलग उसके काम हो जाएंगे। तो जो सबके काम अलग अलग हो रहे हैं, यही क्या है आपका श्रम विभाजन है। मतलब कि इनको क्या किया, एक श्रम दे दिया, यानी इनका जो लेबर का काम है ये अलग कर देंगे, ये अलग कुछ करेंगे, ये अलग करेंगे, तो यानी क्या होगा, श्रम का विशिष्टीकरण हो गया। ये इसमें जो मजदूर यहाँ पे लगा ये इसमें स्पेशलाइज हो जाएगा, जो इसमें लगा वो इसमें स्पेशलाइज हो जाएगा, ये जो यहाँ पर लगा इसमें स्पेशलाइज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, अगर एक ही काम को आप देखते हैं, अगर एक ही काम को बार बार करें, यहाँ पर मजदूर एक काम को बार बार कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इस काम करने में वो माहिर हो जाएगा, दक्ष हो जाएगा, इसको काम को बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं श्रम संबंधी आपके बचते हो जाएंगे। उसकी तुलना में अगर ये मान लीजिए कि जिस व्यक्ति को नहीं पता है, मान लीजिए कि ये सूत काट रहा है, अगर इस सूत काटने वाले को इस वाले काम को दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये वाला काम तो कर लेगा, ऐसा नहीं कर पाएगा, कर लेगा। लेकिन अगर ये काम इसको दे दिया जाए तो क्या होगा, ये काम इस काम को स्लो मोशन में करेगा, मतलब धीरे धीरे गति होगा, तो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा, आपकी प्रोडक्शन की मात्रा घट सकती है। इसीलिए जो व्यक्ति जिस योग्य है उसको वही काम दिया जाए, इसलिए वो क्या होगा, श्रम में क्या होगा, उस लेबर में स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, मतलब उसको विशिष्टीकरण हो जाएगा उस काम में। तो इस प्रकार से क्या होगा, कम टाइम लेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो ज़्यादा बचते होंगी। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, श्रम संबंधी बचतें। उम्मीद है समझ में आ गया हो ये भी आपका। अगला देखते हैं विपणन संबंधी बचतें क्या है। मार्केटिंग इकोनॉमी जिसको बोलते हैं। आपको पता है कि जैसे कोई फर्म है जब कोई वस्तु बनाती है तो वस्तु बनाने के साथ साथ वो अपने उस वस्तु का प्रचार प्रसार करना चाहती है ताकि लोग उसके चीज़ों को, उसके वस्तु को खरीदें। उसके लिए क्या करती है फर्म, उसके लिए एडवर्टीजमेंट करती है, उसके लिए विज्ञापन करती है। जब वो विज्ञापन करेगी अपनी वस्तु का तो तभी तो लोग उसके बारे में जानेंगे कि हाँ उस दुकान पर या उस फर्म पर ये चीज़ें मिल रही हैं। तो मान लीजिए कि शुरू में जैसे कोई फर्म है, शुरू में वो फर्म कुछ वस्तुओं को बनाई, मान लीजिए कि 500 यूनिट का प्रोडक्शन करी फर्म, ठीक है। 500 यूनिट का प्रोडक्शन अगर फर्म कर रही है तब उसका विज्ञापन खर्च मान लीजिए कि 100 रुपये लग रहा है, सपोज डैट 100 रुपये लग रहा है, ठीक है, 100 रुपये लग रहा है। लेकिन अब वही वस्तु अगर 500 से बढ़ा करके 2000 कर दिया जाए, ठीक है, वही वस्तु 500 से बढ़ा करके अगर 2000 कर दिया जाए तो क्या होगा, आपकी जो यहाँ पर विज्ञापन खर्च आपने 100 रुपये दिया है तो यही खर्च, चूंकि आपने क्या किया, विज्ञापन तो इसी वस्तु किया है ना 500 रुपये दे करके, जब 100 रुपये दे करके आपने किया है तो जाहिर सी बात है उसी वस्तु की नंबर आपने क्या किया, बढ़ा दिया, प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया, तब क्या होगा, तब भी आपकी कॉस्ट इतनी ही आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको कम वस्तु कर रहे हैं तब भी उतनी कॉस्ट आ रही है, ज़्यादा वस्तु करेंगे तब भी उतनी कॉस्ट आएगी। लेकिन ज़्यादा वस्तु जब आप प्रोडक्ट्स करोगे, ज़्यादा वस्तु बनाओगे तो कहीं ना कहीं आपका ये जो आपका विज्ञापन लागत है यानी एडवर्टीजमेंट आपकी जो कॉस्ट है वो कम होगी। इससे क्या होगा, आपकी मार्केटिंग यानी आपकी जो विपणन संबंधी वस्तुएं हैं, मार्केटिंग इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, वो निकल के आएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति है, कोई भी दुकान खोलता है, जब शुरू में वो तो प्रचार प्रसार कर देता है, वो आपका एडवर्टीजमेंट हो गया, उस पर जो कास्ट है आ गई। लेकिन जब उसका प्रचार प्रसार एक बार हो गया तो क्या होगा, उसके बाद जब भी वो अपने यहाँ अधिक मात्रा में माल को बनाएगा, अधिक मात्रा में वस्तुओं का प्रोडक्शन करेगा, तो जाहिर सी बात है एक बार उसका कॉस्ट लगा यानी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लगा, उसके बाद नहीं लगेगा, उतने ही कॉस्ट के द्वारा उसके माल बिक जाएगी, ठीक है। तो जब माल बिक जाएगी कहीं ना कहीं आपका जो विपणन लागत है वो भी कम आएगी। और दूसरी चीज़ क्या हुआ, और समझिए विपणन लागत, विपणन का एक्चुअल का मतलब आप समझते हैं, विपणन का मतलब यही होता है कि आप कोई भी माल अगर बना रहे हैं यहाँ से तो उसको मार्केट में ले जाने तक की जितनी भी प्रोसेस होती हैं, जितनी भी प्रक्रियाएँ होती हैं, वो सब विपणन के अंतर्गत आती हैं। और आपको पता है जब अगर थोड़ा प्रोडक्शन करेंगे तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, ज़्यादा लागत आपको लगा करके मार्केट में पहुंचाना होगा। लेकिन वहीं पर जब आप ज़्यादा माल बनाएंगे, ज़्यादा वस्तु का प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा वस्तु बनाएंगे तो क्या होगा, उतना ही कॉस्ट दे करके, जहां पहले आप कम लागत मतलब कि जितना आप कॉस्ट दे रहे थे शुरू में कम प्रोडक्शन करके, उतना ही कॉस्ट आपको तब भी देना होगा जब आप ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तब भी आपको कहीं ना कहीं विपणन संबंधी वस्तुएं प्राप्त होंगी।
उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी जो कर्व है उसका शेप यू आकार का कैसे होता है, क्यों होता है और क्या रीज़न रहा है इसके पीछे, ये आपने समझ लिया होगा। और इसके टाइप यानी जो आपके बचते हैं उसके टाइप जितने प्रकार की है वो भी आपके समझ में आ गया होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हमारी मोटिवेशन के लिए आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कास्ट है। बगल में आपके ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको आप प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेंगे तो जब भी मैं इकोनॉमिक्स का कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पर तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए। और उसके पहले मैं आपको बता दूं, इस सेशन के बारे में आप प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मिलते हैं, धन्यवाद।